अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान सलमान आबिद के साथ खबर की खबर लेके मैं हूँ इसाराना आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आज का दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबियाँ लेके आए। पाकिस्तान के अखबारात ने किस तरह देखा कल के रोज़ को और किस तरह वाइंड अप किया अपने अखबारात में चीज़ों को, मैं एक नज़र चाह रहा था कि आपके साथ शेयर करूँ, फिर अपने प्रोग्राम की तरफ चलता हूँ। पाकिस्तान के आज के अखबारात में अजीम हुर्रियत रहनुमा के जस्दे खाकी से भारतीय फौज की बेहुरमती, अली गिलानी के अहल खाना पर तशद्दुद और वादी को ग्वांतानामो बे बनाने के इकदामात नुमाया तौर पर शाया हैं। रोजनामा जंग ने सालारे आज़ादी के जस्दे खाकी से मुतल्लिक सुर्खी लगाई है। भारत अली गिलानी की मैयत से भी खौफजदा, रात की तारीकी में सुपुर्दे खाक, फौजी महासरा। रोजनामा एक्सप्रेस ने सैयद अली गिलानी की तदफीन से मुतालिक भारतीय बर्बरियत को टॉप स्टोरी रखा है। अली गिलानी का जस्ते खाकी छीन कर रात को तदफीन, भारत ने बर्बरियत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान रोजनामा पाकिस्तान ने भी तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम रहनुमा की तदफीन से मुतालिक भारतीय रवैये को सुर्खी में शाया किया। भारतीय फौज ने सैयद अली गिलानी की मैयत छीन कर जबरदस्ती तदफीन कर दी। बेटा और बहू जख्मी, श्रीनगर में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट बंद। रोजनामा नई बात की सुर्खी भी हुर्रियत रहनुमा की तदफीन पर इंसानियत की तजलील से मुतल्लिक है। अली गिलानी की फौजी मुहासरे में जबरदस्ती तदफीन। रोजनामा दुनिया ने भी कश्मीरी रहनुमा की तदफीन से मुतल्लिक खबर को नुमाया तौर पर शाया किया। अल्फाज हैं, भारत अली गिलानी के जस्ते खाकी से भी खौफजदा, मैयत पाकिस्तानी परचम में लपेटी गई। काबज फौज ने जबरदस्ती रात को ही तदफीन कर दी। कश्मीरियों को नमाज जनाजा से रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर फौजी तैनात। अंग्रेजी अखबारात ने भी सैयद अली गिलानी की तदफीन से मुतालिक भारतीय इकदामात को टॉप स्टोरी में रखा है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा है, इंडिया स्टूप्स लो टू रेक गिलानीज फ्यूनरल। डेली टाइम्स ने भी सैयद अली गिलानी की तदफीन से मुतालिक खबर को टॉप स्टोरी के तौर पर रखा है। इंडिया हिट्स अ न्यू लॉ ओवर गिलानीज बैरियल। द न्यूज ने वज़ीर आज़म के सियालकोट खारिया मोटरवे के इफ्तिताह के मौके पर बयान को लीड स्टोरी रखा है। वी बिल्ट रोड्स 3 times मोर देन पीएमएलएन पीएम। द नेशन की टॉप स्टोरी भी वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान से मुतालिक है। पीएम सेज इंडस्ट्रियलाइजेशन टूरिज्म प्रमोशन इनएविटेबल टू रीपे डेट्स। और अंग्रेजी अखबार डॉन की सुर्खी कैंटोनमेंट इलेक्शन से मुतालिक है। पीटीआई वांट्स आर्मी डिप्लॉयड ड्यूरिंग कैंटोनमेंट पोल्स। शफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। और आज तो माशाल्लाह बास्केट में सैनिटर ही लग रहे हैं। शफीक साहब हैं बारोब किस्म के सैनिटर जो होते हैं ना, वो लग रहे हैं। और सुबह सुबह इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा लग रहे हैं वो जागीरदार जिसकी कोई जागीर नहीं होती। जागीर नहीं होती। रनडाउन शेयर करते फिर प्रोग्राम की तरफ चलते। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की भारतीय संगीनों के साए में तदफीन। ख्वाजा आसिफ भी मुफाहमती बयानिए पर शहबाज शरीफ के हामी निकले। आज अफगानिस्तान में हुकूमती ढांचे का ऐलान मुतवक्को। कश्मीर और भारत समेत किसी भी मुल्क में मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएंगे तर्जुमान तालिबान। माजी की तरह कमीशन से लंदन फ्लैट्स नहीं खरीदे जाएंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। आज के प्रोग्राम में दी न्यूज़ का इदारिया हम शामिल करेंगे। रोज़नामा दुनिया में डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब का कालम है, उसको हम शेयर करेंगे आपके साथ। और वादी पंजशेर जो है वो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे जो आज के अखबारात की अहम खबर है वो हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी शहीद की जो तदफीन है, उसमें बुज़दिल डरपोक भारतीय फ़ौज ने जिस तरह का कल रवैया रखा, पूरी दुनिया में उनका जो सेकुलर चेहरा है वो एक बार फिर एक्सपोज हुआ और दुनिया को पता चला कि भारत जो जमहूरियत का राह अलापने वाला एक मुल्क है, उसकी हैसियत क्या है, उसकी मेंटालिटी क्या है, आरएसएस मेंटालिटी क्या है कि उन्होंने एक अजीम रहनुमा का जो जनाजा है वो भी अवाम के साथ नहीं होने दिया, बल्कि और वो तशद्दुद से सैयद अली गिलानी साहब के बेटे और उनकी बहू भी ज़ख्मी हुई। हमारे साथ लाइन पे मौजूद है अब्दुल हमीद लोन साहब, हुर्रियत रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम लोन साहब। वालेकुम सलाम। लोन साहब, एक रिपोर्ट मैं शेयर करूंगा आपके साथ, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ज़रा ये रिपोर्ट सुन लीजिए ज़रा।
भारत सालारे जदोजहद आज़ादी कश्मीर सैयद अली गिलानी के जस्ते खाकी से भी खौफजदा। जहां एक तरफ मोदी सरकार ने अजीम रहनुमा की वफात पर वादी कश्मीर को गुआंतानामो बे बना दिया, वहीं खौफ की मारी काबज फौज ने हुर्रियत रहनुमा का जस्ते खाकी भी लवाहिकीन से छीन लिया। काबज भारतीय फौज की जानिब से सैयद अली गिलानी की मैयत इनके घर से जबरदस्ती ले जाने के मनाजिर सामने आए हैं। वीडियो में अहले खाना को चीखो पुकार करते देखा गया। काबिज भारतीय फौज ने अली गिलानी के अहले खाना पर तशद्दुद किया और इन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। अहले खाना का मुतालबा था कि अली गिलानी की तदफीन इनकी ख्वाहिश के मुताबिक मज़ार शोहदा में करने दी जाए, लेकिन भारतीय फौज ने रात के अंधेरे में हैदरपुरा कब्रिस्तान में इनकी तदफीन कर दी। सैयद अली गिलानी की मैयत पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम में लपेटी गई थी। वाह सैयद अली गिलानी साहब, आप जाते जाते भी पाकिस्तानी परचम को अपने सीने से लगा के गए। हमारे लिए बड़े बायस फ़ख्र हैं आप कि आपकी ज़िंदगी भी हमारे लिए मिसाल थी और आपकी शहादत भी हमारे लिए मिसाल है। लोन साहब, कल जो कुछ भारतीय फ़ौज ने किया काबिल शर्म है, और क्या दोनों तरफ कश्मीर के जो हैं क्या जज्बात रहे कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने कायद को खराज अकीदत पेश करता हूँ। सैयद अली शाह गिलानी तहरीक का नाम था, सैयद अली शाह गिलानी पाकिस्तान का नाम था। उनकी सारी जिंदगी जो है वो जदोजहद में वक़फ़ रही है, वो पाकिस्तान की सालमियत की जंग में वक़फ़ रही है। सैयद अली शाह गिलानी दीदावर और दिलेर इंसान थे, तहतसाज शख्सियत थे। आज शोक का आलम है। मकबूजा कश्मीर में लोग जो है वो गमज़दा हैं, अफसरदा हैं। कल जिस तरह से भारतीय अफवाज ने इंतकाम की तमाम हदें पार कर दी और जहां सैयद अली शाह साहब के जनाजे पे दवा बोला, मैं ये कहूँगा कि सैयद अली शाह गिलानी साहब ने इससे पहले अपने अल्फाज में कहा था कि भारत का जनाजा निकलेगा, और आज वाकई भारत का जनाजा निकला। उसके नाम नहाद जमहूरियत का जनाजा निकला। जिस तरह से भारतीय फौजियों ने ताकत का इस्तेमाल किया और उनकी जस्दी खाकी को जबरदस्ती कब्जे में लिया, ये काबिल मजम्मत है। मैयत को छीन कर सुपत खाक किया गया, ये उसकी बुखलाहट का इजहार है। सैयद अली शाह गिलानी के घर दावा बोला गया, उनके अहल खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये सारी सूरत हाल जो है उस जमहूरी मुल्क के मुंह पे तमाचा है। वहां पर कदमे हैं, वहां पर दिलशे हैं, वहां पर महासरे में है, वहां पर खारदार तारों से जो है वो बंद किया गया इलाके को, वहां पर उनकी कब्र पर पहरा बिठा दिया गया। लोन साहब, ये तो सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं और हमने भी बहुत दुखी दिल से ये रिपोर्ट किए। ये बताइएगा कि जो वादी में इस वक्त जो अवामी जज्बात हैं वो किस तरह के हैं, और जो शमा रोशन की गिलानी साहब ने, वो उनकी शहादत के बाद तो मज़ीद ताकत से जो रोशन हो गई। सैयद अली शाह गिलानी साहब हिम्मत के पेकर थे, वो ईमान के मजबूत थे। डर खौफ जो है उनके अंदर नहीं था। ये वाक़ा जो हुआ सानिया से कम नहीं है, ताहम जो उनका मिशन है, जो उनका मिशन था, उसको हम वो जारी वो सारी रखेंगे। सैयद अली शाह गिलानी साहब ने 3 नस्लों की तरबियत की, उनकी रहनुमाई की, उनको लड़ना सिखाया, उनको जद्दोजहद करना सिखाया, और जालिम वो जाबर हुक्मरान के सामने जिस तरह वो आखिरी सांस तक सिफत लाई हुई दीवार बने थे, उसी तरह हर घर से अब गिलानी निकलेगा, हर घर से अब जो है वो मुजाहिद निकलेगा। वो लिहाजा कौम जो है वो पहले से ही तैयार है। वो सैयद अली शाह गिलानी की जो है वो फितरी है, सैयद अली शाह गिलानी के फॉलोअर है। हम सब जो है इस मिशन को पाए तकमीर तक लेकर ही रहेंगे। ये जो बर्बरियत की गई, एक एक आंसू और खून का हिसाब देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो है बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद लोन साहब, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा थे और वो गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ मैं एक और ख़बर भी आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक और बड़ा पाकिस्तान के जमहूरी दौर का और जमहूरी जदोजहद का एक बड़ा नाम बुज़ुर्ग रहनुमा थे, सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब भी इंतकाल कर गए। वो एक सीनियर पॉलिटिशियन थे
और 92 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ है। 1960 में असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे। 72 से लेकर 73 तक वज़ीर आला के बलूचिस्तान के वज़ीर आला रहे और एक कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की सियासत में मैंगल साहब का। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। आप पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ा नाम थे वो। शफीक साहब, जो आज की अहम ख़बर है जो मैं चाह रहा था कि जिस पे आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करें और बात करें, वो ये कि ख्वाजा आसिफ साहब का ARY पे गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम के अंदर ख्वाजा साहब ने 2-3 बड़ी इम्पोर्टेंट बात की। एक उन्होंने बात की कि मुफाहमत और मज़ाहमत जो है कि बयानिए में मुस्लिम लीग नून फंस के रह गई है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जब हम किसी कहते हैं मुज़ाहमत, तो मुज़ाहमत होती है किसी नज़रिए के दिफा की। अब इस पे मैं चाहूँगा कि नज़रिया जब कोई होगा ही नहीं तो मुज़ाहमत किस बात की होगी। तो मैं चाह रहा था पहले मैं उनका जो शॉर्ट है वो आपको सुना दूँ, फिर उस पर मैं बात करता हूँ। शॉर्ट सुनिएगा। देखिए, मैं ये मुफाहमत और मज़ामत के सिलसिले में नहीं पढ़ना चाहता। क्रॉस फायर में जो है ना, मैं फंसना नहीं चाहता। पूरी जो जनरेशन, जो ओल्ड गार्ड्स आप उनको कह लें, उन्होंने लास्ट डिच जो बैटल जो है ना, आई थिंक वी हैव लड़ ली है। कुछ ने मेरा ख्याल है लड़ ली है, कुछ जो है वो अभी लड़ेंगे। मेरा कुछ लड़ना नहीं चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते। रास्ता जो है कहीं मिडिल में है, मुमकिनात का खेल है। जहाँ पे मुमकिनात का खेल आपने खेलना होता है वहाँ मिलिटेंसी नहीं होता। इसलिए ये मुज़ाहमत का लफ्ज़ जो है ना थोड़ा सा मिसप्लेस्ड है, मिसनोमर है। अगर हम पीपल्स पार्टी के साथ या ANP के साथ या किसी और पार्टी के साथ, तलब के साथ या के साथ जो है, उनका जो बैकग्राउंड है उनको समझ के उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए तो बेटर नहीं है। आर्ट ऑफ पॉसिबल। सियासत में इतनी गुंजाइश है। हमारी सियासत जो है वो तहलील ना हो, हमारी सियासत डिल्यूट ना हो, हमारी शनाख्त है वो अपनी जगह रहनी चाहिए। सियासत में जो है किसी पे दरवाजे बंद नहीं करने हैं। मैं मौलाना की इज्जत करता हूँ। पीपल्स पार्टी बाहर निकल गई, ANP बाहर निकल गई, तुसी रह गए। मेरा ख्याल है कि इनको वापस लाना चाहिए। इस्तीफे के बारे में क्या ख्याल है? मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त तो कोई बात इस्तीफे देने वाली बात अंडर डिस्कशन भी नहीं है। लेकिन आपका ख्याल है पॉलिटिकली काम करता है? मेरा ख्याल है वो वक्त गुजर गया। लें जी, अब एक और आवाज़ बुलंद हो गई उस बयानिए के ख़िलाफ़, मज़ाहमत की जो सो कार्ड मज़ाहमत का बयानिया था उसके ख़िलाफ़। और ख़ालिद साहब ने तो कल क्लियर कैटेगोरिकली कह दिया कि ये जो बयानिया इसका कोई वजूद ही नहीं है और उन्होंने तो साफ कह दिया कि शहबाज शरीफ की सियासत जो है ना अब वो चलेगी। बिल्कुल। देखिए, मैं इस प्रोग्राम में कई बार जिक्र करता रहा हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून में जो बयानिया जो है वो शहबाज शरीफ का ही चलेगा। अब ख्वाजा आसिफ होता ही है कि एक आवाज़ बड़ी उठे ना तो बाकी आवाज़ें उसके साथ मिल जाती हैं। मैं जो अपना इसके इंटरव्यू के बाद कुछ लोगों से मेरी बात थी, उन्होंने कहा भाई हमारी पार्टी के जो 70-80% लोग हैं उनकी यही राय है कि हमें तसादम के बजाय मफाहमत की तरफ जाना चाहिए। और अब जिस भी बड़े लीडर पे आप हाथ रखेंगे वो यही ज़बान बोलेगा कि जो शहबाज शरीफ की ज़बान है कि मफाहमत की तरफ जाएँ, लड़ाई मज़ाहमत की तरफ ना जाएँ, उसी में हमारी ना बचत है। लेकिन ज़ाहिर है अपना नवाज शरीफ का एक अपना और अपनी उनकी पॉलिसी है और मरीम नवाज़ की अपनी पॉलिसी है। लेकिन इस ख्वाजा आसिफ को आप हल्का ना लें, ये बहुत बड़े लीडर हैं उसके, और बाकी बड़े लीडरों के भी इस तरह के बयान आएंगे। उन्होंने वाज़ा कर दिया कि भाईजान हम लड़ाई नहीं चाहते, यानी सादा लफ्ज़ों में कहते हैं कि वो नवाज शरीफ की जो पॉलिसी है, जो मौलाना फजल रहमान साहब की पॉलिसी टकराव की, वो इसके हक़ में नहीं है। वो चाहते हैं कि भाई कि मिलजुल के मफाहमत जो उन्होंने कहा था कि कौमी हुकूमत का, वो सब उस तरफ चल पड़े। तो वो शायद हिस्से के लिए किया, लेकिन मज़ीद आवाज़ें इसमें आएंगी। और मैंने आपको कहा था कि शहबाज शरीफ साहब पार्टी में अपनी ना हिरारकी चेंज करेंगे, अपने बंदे लाएंगे, मलिक अहमद खान को लें, और इस तरह की मज़ीद तब्दीलियाँ आप लेंगे। वो किसके अपना तर्जुमान बने? पार्टी प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ के और नेशनल अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ के। इस तरह के मज़ीद चेंजेस आएंगी। वो अपने लोगों को आगे ला रहे हैं, अपने मेमने और मैसरे वो तरतीब दे रहे हैं। और बिल्कुल ख्वाजा आसिफ साहब वो हैं जो कहते थे कि अब्बासी साहब की इंटरव्यू में ARY में कहा था कि मेरा लीडर नवाज शरीफ है और मेरी उसके बाद मरियम है। और शहबाज शरीफ को पूछा आपका लीडर कौन है, शहबाज शरीफ या उसने कहा नवाज शरीफ है और मरियम। अब देखें आप, वो बिल्कुल ना यू टर्न उन्होंने ले लिया है, बिल्कुल, और यही यू टर्न पूरी पार्टी का है। बिल्कुल ठीक है। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर ज़रक़त तैमूर साहबा ने। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जरा हमारे साथ रहिएगा। मैं सलमान साहब से एक क्वेश्चन करूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। सलमान साहब, जैसे शहबाज शरीफ ने मलिक अहमद यार को
अपना तर्जुमान मुकर्रर किया। कल ही एक बयान जो है वो आया मरियम औरंगज़ेब साहिबा का, वो नून लीग की तर्जुमान है। उन्होंने ये कहा कि जो शहबाज शरीफ का बयान है वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, ठीक है ना। तो दो चीज़ें कि ये तो अब वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि मरियम औरंगज़ेब अभी वहीं खड़ी हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ के बयान को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने ये किया कि उन्होंने मलिक अहमद खान साहब को अपना तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। यानी अब वो मरियम साहिबा पे भी उनका ट्रस्ट लेवल ख़त्म हो गया और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा है जो उनकी बात को प्रॉपर तरीके से आगे कर सके। लेकिन अब वैसे तो हम डॉक्टर ज़रका तैमूर से पूछेंगे, लेकिन बुनियादी बात जो आपने ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू सुनाया है उसमें एक जुमला उन्होंने बड़ा दिलचस्प कहा है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि नून लीग की सियासत जो है शफीक साहब तहलील ना हो, यानी खत्म ना हो। यानी वो उन्होंने एक ऐसे इंडिकेशन की तरफ निशानदेही की है कि वो ये चाहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम लीग सुखड़े ना, मुस्लिम लीग का वजूद कायम रहे, मुस्लिम लीग तहलील ना हो। अच्छा, यही वो बातें हैं जो हम अपने पिछले एक माह से प्रोग्रामों में कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास ऑप्शन क्या है कि वो अपनी सियासत को बचाना चाहती है तो उसे एक मफामत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब ये जो टकराव की सियासत थी, आपने कल एक और इंटरव्यू भी देखा होगा जो अपना तलाल चौधरी साहब का एक टीवी टॉक शो में चला। लगता यह है कि अब वो दो हिस्सों में जो तकसीम शुदा मामला है ना, उसने अब एक लाइन ले ली है। यानी वो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ उस बयानी के खिलाफ बोलेंगे, ये उसके खिलाफ बोलेंगे। तो अब ये एक फैसला कुन मोड़ आ गया है जहां मुस्लिम लीग नून को ये फैसला करना है बेसिकली शहबाज शरीफ साहब को, जैसे इन्होंने कहा, आपने मलिक अहमद खान साहब की बात की है, उनको लाने का मतलब ये है कि अब जो बयान चलेगा शहबाज शरीफ का बतौर अपोजिशन लीडर, बतौर पार्टी सरबराह, वो उनकी तर्जुमानी में चलेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग में एक लाइन जो है ना वो ड्रॉ हो चुकी है कि हमने मफाहमत के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल। डॉक्टर ज़रका साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये देखें कि ये वक्त आ गया है कि आपको उनकी अपोजिशन नहीं करनी पड़ रही। मुस्लिम लीग नून के अंदर उनकी जो बयानिया नवाज शरीफ का और मरियम का, उसके अंदर की अपोजिशन शुरू हो चुकी है। जो काम अपोजिशन अपनी हुकूमत करती है, दूसरी पार्टी करती है, वो कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहते हैं आप, कौन सही है कौन गलत है? जी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ये तो बहुत अरसे से चल रहा था। नवाज शरीफ साहब का बयानिया कुछ और होता था, शहबाज शरीफ साहब का बयानिया कुछ और होता था। उस जमाने में वो गुड कॉप और बैड कॉप खेलते थे, यानी एक अच्छा बनता था, दूसरा बुरा बनता था और उनका नस्बुल ऐन एक ही होता था। तब वो कहते हैं ना, शेर आया शेर आया। अब वो ये है कि असल में ये हो गया है, क्योंकि अब जिस तरह सलमान साहब ने भी कहा कि अब मुस्लिम लीग की अपनी बका का टाइम आ गया। उनको अगला इलेक्शन नजर आ रहा है और उनको ये भी नजर आ रहा है कि जो उन्होंने पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ जो उन्होंने बातें की है, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने ललकारा है उनको और लोगों के नाम लिए हैं और इंस्टीट्यूशंस को बुरा भला कहा है, पाकिस्तान की अवाम इन सब चीजों को अच्छा नहीं जान रही। उनकी जो मकबूलियत है उसमें फर्क आया है। और शहबाज शरीफ साहब क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब तो प्रैक्टिकली निकल गए। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे एक चीज डॉक्टर साहब मैं इजाफा कर रहा हूँ। कल की जो उनका इंटरव्यू है उसकी एक अहम तरीन बात यह है कि उन्होंने कहा कि जी जो हालात हैं और सेहत अब वो इजाजत नहीं देती कि नवाज शरीफ साहब वापस आए। इसका मतलब उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया कि अब शहबाज शरीफ ही लीड करेंगे और नवाज शरीफ इज नो मोर विद पाकिस्तान पॉलिटिक्स। मेरा ख्याल है उनकी तो अभी भी ख्वाहिश होगी कि मरियम नवाज साहिबा ही लीड करें, लेकिन जो हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब ही, क्योंकि मरियम साहिबा तो इस कदर एक हार्ड लाइन लेती हैं और जो उनका तरीका है पार्टी के अंदर भी वो मुखालफत पैदा करती हैं और पाकिस्तान में तो उन्होंने मुखालफत पैदा की है लोगों में। देखिए ना, आजाद कश्मीर के इलेक्शन में क्या हुआ, हर जगह उनके जलते हुए लोग तमाशा देखने आते थे और लोगों ने रिजेक्ट किया उनको। बिल्कुल इसी तरह की रिजेक्शन उनको सामने नजर आ रही है। तो अब जो पुराने सियासतदान है, ख्वाजा है, आसिफ जैसे लोग भी जो इतनी हार्ड लाइन लेते थे, उनको भी अब साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है दीवार पे कि उनकी जब तक ये अपनी मफाहमत की तरफ नहीं आएंगे, पाकिस्तान के इंटरेस्ट का बयानिया नहीं लेके आएंगे। देखिए इस वक्त पाकिस्तान जिस मोड़ पे खड़ा है, अगर आपका नैरेटिव वो नहीं है जो पाकिस्तान के हक में, क्योंकि आप देखिए इस वक्त खित्ते की क्या सियासत चल रही है। कल अपने गिलानी साहब फौत हो गए हैं। आप अफगानिस्तान में आज हुकूमत बनने को है
और जो हालात चल रहे हैं, आपके पास हर दुनिया का फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है, आप ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, तो आपको हालात को समझ। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, सियासतदानों को एक लाइन लेके आगे चलना है। जी डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो अभी आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब की तो ख्वाहिश है ना कि मरियम सारे मामलात को लीड करें, और ख़ुद मरियम भी ये चाहती हैं कि वो शहबाज शरीफ के मामले में ज़्यादा अपने आप को लीड लें, तो आपको लगता है कि वो ये मुज़ाहमत कर सकेंगी, शहबाज शरीफ पर सियासी बरतरी हासिल कर सकेंगी? आपका अपना एनालिसिस क्या है? मेरा नहीं ख्याल जी, क्योंकि देखिए मरियम साहिबा की सारी ताकत उनके वालिद से आती जी। उनके वालिद उनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए पार्टी उनको एक्सेप्ट करती है। कुछ उनके स्टॉलवर्ड्स हैं वो पार्टी के अंदर, लेकिन जो शहबाज मसलन पंजाब में नून लीग की सियासत है, पंजाब में आपने देखा कि जब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज नहीं निकले तो क्या बना इनका। तो मरियम साहिबा अपनी सियासत सिर्फ जलसों और ये बस तमाशे तक। डॉक्टर साहब मेरा ये सवाल है कि जो उन्होंने कौमी हुकूमत का शोशा छोड़ा है उस पर पीटीआई का क्या मौकफ है? वो एक हिस्सा मांग रहे हैं। आप ज़रा जमहूरी निज़ाम में तो जो वोट लेके आता है उसको हुकूमत मिलती है, तो कौमी हुकूमत में पीटीआई का क्या मौकफ है? देखिए जी, शोशे छोड़ना ऑपोजिशन का काम है, छोड़ते रहेंगे जब तक हुकूमत में नहीं, उनको हुकूमत नहीं मिलेगी, वो किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। देखे ना मौलाना फजलुर रहमान ने क्या किया, सारी जिंदगी है जो हुकूमत आई उसके साथ मिलके हुकूमत का हिस्सा लेने की कोशिश। बिल्कुल डॉक्टर साहब रहेगा वो, ठीक है। मैं हमारे साथ ही रहिएगा। मैं एक और इशू आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा कि 3 गुना ज़्यादा सड़कें हम बना चुके हैं, और माजी में जो कमीशन से लंदन फ्लैट्स खरीदे जाते थे अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया। मैं चाह रहा हूँ पहले मैं आपको वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा वो शॉर्ट सुनाता हूँ, फिर मैं आपकी किताब आता हूँ। आपने जो भी फिगर्स बताई कि वो जो कहते थे हम सड़कें बना रहे हैं और सारी सड़कों के ऊपर वोट्स लेते थे, उसके मुकाबले में जो अब किया जा रहा है, और इंशाल्लाह उनसे सस्ती भी, क्योंकि वो सड़कों की कमीशन वो लंदन में फ्लैट्स नहीं लिए जाएंगे उससे। उनके लिए ये मोटरवे और नॉर्थ पंजाब का पहला मोटरवे, जो फवाद चौधरी ने कहा था कि ये नॉर्थ पंजाब का पहला मोटरवे है, तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। डॉक्टर साहब आज जो हमारे पास फिगर्स हैं ना, 3 साल में पीटीआई की हुकूमत ने 1753 किलोमीटर तवील सड़कें बनाई, जो 3 गुना ज़्यादा हैं नवाज शरीफ साहब के दौर के जो 35 साल अगर इकट्ठे किए जाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अवाम तक इस बात को ज़रा अब पहुँचा है, और अब एक कामयाबी तो है आप लोगों की कि आपने एक खामोशी से एक बड़ा काम किया है। जी बहुत शुक्रिया। ये सारा इसका सेहरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जाता है, जिनकी एक सोच है, जो एक सोच लेके चल रहे हैं कि पाकिस्तान को हमने आगे बढ़ाना है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है। और आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो पाकिस्तान में, देखिए आप फ्रूट की बात ले लें, जितना फ्रूट उगता है पाकिस्तान में उसका आधा जाया हो जाता है, तो लोगों तक पहुंचता नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़कें हो, तो वो पैक हो चीजें, आगे पाकिस्तान एग्रीकल्चर और आपकी सब चीजें डेवलप करेंगी। जितने दूर आपके इलाके हैं उनमें मईशत बेहतर होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों की हालत बेहतर होगी। तो ये तो बहुत जरूरी है। देखिए बलूचिस्तान में अभी तक इतने सालों से बलूचिस्तान की डेवलपमेंट जब आप प्रैक्टिकली जाके देखते हैं तो कुछ नहीं हुई। इस पे खान साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का खास फोकस है। अभी उन्होंने बलूचिस्तान, फाटा और सिंध के कुछ, क्योंकि सिंध में भी बहुत बुरा हाल है देही इलाकों में, तो 9 सिंध के डिस्ट्रिक्ट भी उन्होंने उठाए हैं कि इनके अंदर हम फोकस करके डेवलपमेंट करेंगे। तो पाकिस्तान वाकई अब इंशाल्लाह नजर आ रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है, और अगले चंद सालों में भी और नजर आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन जाते हुए एक मैं दिलचस्प चीज़ शेयर करता चलूँ कि कल ख्वाजा आसिफ साहब ने जब ये कहा कि अब सेहत और हालात इजाज़त नहीं देते कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आएँ, तो मुझे कौमी असम्बली में उनकी वो तकरीर याद आ गई जिसमें उन्होंने चीख के कहा था कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं आपको लिख के देता हूँ कि नवाज शरीफ वापस आएंगे। और वो उस पर वो इतने जज्बाती थे उस तकरीर में कि वो मेरा दिल कर रहा है कि वो तकरीर एक दफ़ा रिपीट करूँ और फिर कल वाला बयान करूँ।
कितनी तेजी से लोग अपनी बातों से बदल जाते हैं और उन्हें ये याद ही नहीं रहता कि उन्होंने किस जज्बातियत से क्या बात की। राना साहब, आपने उनकी तबीयत खराब होने की बात की और कराची से मंगवा रहे हैं पालक गोश्त, मुझे वहाँ भेजे। जी, पालक गोश्त तबीयत खराब है यार, एक इंजेक्शन नहीं लगाया और वहाँ बैठ के याशी कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। प्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। ठीक है, एक सवाल मैं करूंगा ढांचे के ऊपर, आप सवाल करेंगे जो तालिबान जी वेलकम बैक नाजरीन। इतलात ये हैं कि तालिबान आज नई हुकूमत का ऐलान करेंगे और हुकूमत साजी के लिए नमाज जुम्मा के बाद जो इजलास है वो तलब किया गया है और अब्दुल गनी साहब जो है हुकूमत को उनका सरबराह होंगे और सुप्रीम लीडर के तौर पे हमने कल भी आपको बताया था कि हैबतुल्लाह साहब होंगे। एक इसमें कल जो अहम तरीन बात थी वो तर्जुमान तालिबान ज़बीहुल्लाह साहब ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत और किसी भी मुल्क में अगर मुसलमान अपने लिए आवाज़ उठाएंगे तो तालिबान उनके साथ खड़े होंगे। ये एक बड़ा जिस स्ट्रेटजिकली बड़ा इम्पोर्टेंट बयान है तालिबान की जानिब से और वो जो भारत के अंदर एक खौफ की फ़िज़ा बहुत दिनों से फैली हुई है और जो उन्हें नींद नहीं आ रही, पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और मोदी के ऊपर लानतान हो रही है और उनके इदारों पे लानतान हो रही है कि आप मिस कैलकुलेट कर गए, वो खदशात जो है वो उनके सामने नज़र आ रहे हैं जब तर्जुमान तालिबान ने वाज़ेह अंदाज में ये बात की कि जनाब अली कश्मीर के ऊपर हम आवाज़ उठाएंगे। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं जनाब ताहिर खान साहब, अफ़गान अमूर के माहिर हैं। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक रिपोर्ट मैं पहले चाह रहा था कि आपको मैं शेयर करूं, उसके बाद फिर मैं आपसे गुफ्तगू करता हूं। ज़रा ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाइए। अफगानिस्तान में आज से तालिबान के नए दौर का आगाज हो रहा है। नई हुकूमत के क़याम का ऐलान आज बाद नमाज जुमा मुतवक्के है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे ने तालिबान ज़राए के हवाले से बताया है कि तालिबान ने नई हुकूमत के हवाले से मुशावरत मुकम्मल कर ली है और मुमकिन है कि आज बाद नमाज जुमा एक तकरीब में हुकूमत का ऐलान किया जाए। नई हुकूमत के क़याम से मुतल्लिक तालिबान की आला क़यादत की मुशावरत मुकम्मल हो गई है और जल्द इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा। अफगान मीडिया के मुताबिक नए निज़ाम में मुल्ला हैबतुल्लाह सरबराह होंगे जिनके मातहत सदर या वज़ीर आज़म होगा जो मुल्क चलाएगा। दूसरी तरफ अफगान तालिबान का कहना है कि इन्हें कश्मीर समेत कहीं भी मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद करने का हक है। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान बराए बैनुल अक़वामी मीडिया सोहेल शाहीन ने बरतानवी नशरियाती इदारे के साथ जूम पर इंटरव्यू में कहा कि किसी भी मुल्क के खिलाफ मुसल्ला ऑपरेशन करने की कोई पॉलिसी नहीं है। ताहम मुसलमान होने के नाते ये हमारा हक है कि कश्मीर, भारत या किसी भी मुल्क के मुसलमानों के लिए आवाज उठाएं। ताहिर खान साहब, ये भी बड़ी दिलचस्प इतलात आ रही हैं मीडिया में मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से कि जो हुकूमत साजी होगी उसमें कहीं हामिद करजई और अब्दुल्ला और हिकमत यार साहब को भी शामिल किए जाने का इम्कान है। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा अगर ऐसा हुआ तो। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल इम्कान नहीं है। इम्कान जो मैंने तालिबान से जब पूछा
तो उनसे ज़रूर मुलाकातें हुई है, मुशावरत हुई है, क्योंकि ये लीडर वहाँ पे रह गए थे काबुल में, इस वजह से तालिबान उनसे मिले और उनको यकीन दहानी भी करवाई, वो पुरअमन है। लेकिन हुकूमत साजी में मेरा नहीं ख्याल कि वो उसमें होंगे, क्योंकि तालिबान इसी मरहले पे किसी और को शामिल नहीं करने देंगे, क्योंकि वो तो किसी स्टेज पे तो उनके मुखालिफिन भी थे, बिल्कुल जाहिर है, लड़ाइयाँ भी हुई है। तो तालिबान जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात करते हैं, वो नियाज़ हुकूमत कहें, तो वो उनसे मुराद है जो अफगानिस्तान के अक़वाम है, जो अफगानिस्तान के वहाँ पर प्रोफेशनल लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्हीं की तरफ उनका इशारा है कि उनको वो जगह देंगे, शामिल करेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तालिबान की हुकूमत में, नए निज़ाम में हामिद करज़ई या हिकमतयार या डॉक्टर अब्दुल्ला या किसी और के लिए कोई जगह हो, तो ये कंफ्यूजन मीडिया ने फैलाई, लेकिन ये दुरुस्त। अच्छा ताहिर साहब ये बताइएगा, सलमान आबिद बोल रहा हूँ, ये बताइएगा कि आपने कहा कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट से मुराद वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं, तो अब मसला ये है कि एक बड़ा सवाल दुनिया में ये है कि जी तालिबान की जो भी हुकूमत बनेगी उसकी एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होनी है, तो अगर वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट में वो तमाम फरीकैन शामिल नहीं होंगे जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो तालिबान की मुखालफत में करते रहे, तो फिर उसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस के क्या इम्कान हैं? फिर देखो ना, ये तो अब बात की बात है और ये कोई शर्त तो नहीं होनी चाहिए। हर मुल्क का देखो इनकलाबात आते हैं, तब्दीलियां होती हैं, तो फिर तो जो तब्दीली का सबब बना है, जिन्होंने जो उसे मैं और आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, नजरियात से इत्तेफाक भी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग जद्दोजहद करते हैं, जो लड़ते हैं, और 20 साल जो जंग है जिसको तालिबान जिहाद का नाम देते हैं, तो 20 साल में उन्होंने खुद भी काफी सारे लोग उनके इसमें मर गए हैं, और फिर काफी सारा एक जबरदस्त किस्म का वहाँ पर एक बड़ी शक्ति किस्म की लड़ाई भी हुई, और काफी ममालिक को मजबूर कर दिया कि वो मुज़ाकरात की मैच आए और फिर वहाँ से चले जाएं। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इस मौके पे तालिबान, कल मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो तालिबान के लोगों ने मैसेज का मिसाल किया था कि जो सदर मुर्सी मुंतखब हो गए तो उन्होंने भी ये किया कि जो लोग पहले से मौजूद थे उनको भी एकमोडेट। अच्छा ताहिर खान साहब शफीक अवान बोल रहा हूँ, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो अपना कश्मीर और भारत के हवाले से उन्होंने कहा, बयान दिया है कि भाई जहाँ भी मुसलमानों का कोई मसला होगा वो उस पर स्टेप इन करेंगे, और फिर पंजशेर में जो लड़ाई जारी है उसका इख्तिताम क्या होगा? हमने तो सोचा था कि ये पुरअमन ट्रांजिशन होगी। पंजशेर का अगर मसला है तो पंजशेर का मसला इसी तरह हल होना है, क्योंकि तालिबान ने कोशिश की थी, मुज़ाकरात भी हुए थे काबुल में, बहुत पंजशेर के उलमा से भी, फिर उलमा के एक वफ्द भी बना था जिन्होंने दोनों फरीकों से बातचीत भी की, लेकिन वो उस तरह हल नहीं निकला। तालिबान नहीं चाहेंगे कि जब उनकी हुकूमत बनने वाली है तो उसमें कोई मुज़ाहिमत की कोई जगह हो, कोई मरकज हो, क्योंकि पंजशेर का जो स्ट्रेटेजिक। अच्छा, कश्मीर और भारत के हवाले से आप क्या फरमाते हैं? जी दोबारा। कश्मीर, तालिबान ने कहा है कश्मीर और भारत समेत किसी भी मुल्क, हाँ, क्योंकि तालिबान खुद गैर मुल्कियों के खिलाफ लड़े हैं और जारहियत के खिलाफ लड़े हैं, तो इन्वेजन के खिलाफ लड़े हैं, तो लिहाजा दुनिया में इस्लामी कश्मीर में से एक है कि जहाँ भी लोग अपने हक के लिए वो लड़ रहे हैं और वहाँ पर जो नायज़ा है उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो तालिबान की मजबूरी भी है कि जो इस्लामी तहरीकें हैं, इस्लामी तंजीमें हैं, क्योंकि वो खुद अपने आप को इस्लामी तहरीक भी कहती है, जिहादी तंजीम भी कहती है, तो वो तो अच्छा बयान है ये। अच्छा ताहिर खान साहब ये जरा बता दीजिए, ताहिर साहब ये बता दीजिए कि आप अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के तनाजुर में अमेरिका के किरदार को किस अंदाज से देख रहे हैं? देखो, तालिबान ने भी कहा है कि अमेरिका से वो अच्छे ताल्लुकात, और ये जो इनखिलाफ था, जो अमरीकी फौजियों का जो वहाँ रह गए थे और जिन लोगों ने अमरीकियों के साथ काम किया है, नेटो के साथ काम किया है, तो एक मुफाहिमत थी कि इनको जाने दिया जाए। उसके बाद भी अमरीका और नेटो ने कहा है कि जो लोग अफगानिस्तान से जाना चाहते हैं तालिबान उसको ना रोके, और तालिबान पॉलिसी का ऐलान भी किया है कि जिनके पास वीजा पासपोर्ट है, जो जहाँ जाना चाहते हैं वो उनको नहीं रोकेंगे। ताहिर खान साहब, ये मुल्ला याकूब और सराजुद्दीन हक्कानी कहाँ हैं? वो नजर नहीं आ रहा है, ये बड़े लीडर थे तालिबान के। वो काबुल में, जब मैं काबुल में था तो वो भी मैंने वहाँ सुना लोगों से
21 अगस्त को जब इनकी शूरा का इजलास हुआ था, पहला बाज़ाब्ता वहाँ पर सदारती महल में, तो इन दोनों ने मुश्तरका तौर पे उनकी सदारत की थी। क्योंकि बाद में मैं शूरा के मेंबर से काबुल में मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि सदारत तो वो काबुल में लेकिन क्योंकि वो खासतौर से नजदीन हकानी मतलूब है अमरीकियों को, वैसे भी सिक्योरिटी के इश्यूज है, कुछ लोगों की जब तस्वीर आ गई थी तो बड़ा मनफी प्रोपेगेंडा भी हुआ, तो वो बिल्कुल काबुल में है। हाँ, वो चंद दिन कंदहार में थे जब वहाँ शूरा का इजलास हुआ, हफ्ते से पीर तक। लेकिन एक मैंने जो अफगानिस्तान में तलिबान का वो मैं देख रहा हूँ तो 5-6-7 दिन से उन्होंने अपने टेलीफोन, अपने व्हाट्सएप सारे बंद किए हुए, सारे बंद किए हुए। सर आखिरी सवाल में एक छोटा सा आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अमेरिका के वजीर दिफा ने कल बयान दिया और उसने कहा कि हम दाइश के खिलाफ तालिबान से मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये अचानक दाइश का जो ज़हूर है और फिर अमेरिका का ये जुमला है कि जी हम मिलकर काम करेंगे, ये अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी का जवाब पैदा करना तो नहीं है? देखो, अमेरिका का ये बयान मेरी नजर में गैर मुनासिब है, नामुनासिब है। तालिबान जब दाइश के साथ लड़ते थे तो उस वक्त तालिबान शिकायत करते थे कि अमेरिका उन पर बमबारी करते हैं जब वो दाइश के खिलाफ एक्शन लेते हैं, और ये हुआ भी है। कई मरतबा तालिबान को हिट किया गया, तो तालिबान खुद दाइश के साथ, उन्हें खुद भी कहे कि हम निपट देंगे। उनकी नज़र में दाइश इतना बड़ा मसला नहीं है, दाइश की वैसे भी स्ट्रेटेजी तब्दील हुई है। वो जो पहाड़, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब हमसे गुफ्तगू करने का। बड़ी दिलचस्प बात में बड़ा जी, जी, जी। ये तज्जिया जो हुआ है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट से जो मुराद हम ले रहे हैं ना, और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू भी है और दुनिया भी जो देख रही है, वो ये है कि तमाम फरीकैन यानी जिनके अभी आपने नाम लिए हैं उनके भी नुमाइंदे किसी न किसी पार्ट में इंक्लूसिव गवर्नमेंट में होंगे, तभी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होगी। और मैं आपको बताऊं, ये सवाल अगर जैसे ताहिर खान साहब ने कहा है ना कि अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट से मुराद ये है कि सिर्फ तालिबान के हामी लोग होंगे और 2-4 शक्लें आपने स्टेक होल्डर्स में से और भी ले ली, तो फिर शायद इनकी जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस के ऊपर सवाल उठेंगे। ये मैं आपको बताऊं, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तालिबान यहाँ पर किस फहमो फरासत का मुजाहरा करते हैं। और देखिए, जब आपने अपने पूरे अफगानिस्तान में एमनेस्टी का ऐलान किया है, तो फिर आपके जो मुखालफिन हैं, जो आपके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो आपसे बातचीत कर रहे हैं, और वो अहमद मसूद भी जो है वो भी कह रहा है कि हम उनके साथ उनको कबूल करने के लिए तैयार हैं। अगर तो मुझे लगता है तो मुझे लगता है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट में उन लोगों की शमूलियत जो है वो खित्ते की सियासत के लिए खुद अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट होगा। मैं इसमें वन लाइनर कहूंगा, लेट देम डिसाइड, ये उनका मुल्क है, ठीक है, अब सब धड़ों को शामिल करें लेकिन उन्हें डिक्टेट ना करें। कल वजीर खारजा ने जो गुफ्तगू की है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उन्होंने जब उन्हें मुख्तलिफ वज़राए खारजा के टेलीफोन आए, उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलियन सिल्वानिया के वज़ीर, उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान को हम इस सतह पे ले आएँ, उनको समझा रहे हैं कि भाई आप बाकी लोगों को भी साथ लेके चलो, इसी में बका है और आगे जाके इसका लेकिन फैसला तो तालिबान ने करना है, लेकिन फैसला तालिबान ने करना है। अच्छा जी, वो एक आपको याद होगा निसार कादरी साहब का एक ड्रामा था, तो वो कहते थे कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। तो इस प्रोग्राम का मैं, आप लोगों ने मुझे निसार कादरी रखा हुआ है, तो वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने करनी है। सबसे पहले दी न्यूज का मैं इदारिया आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। दी न्यूज़ का इदारिया है, सैयद अली गिलानी शहीद के हवाले से है, और उसमें उन्होंने उनकी ज़िंदगी के हवाले से बात की और कुछ सवालात भी किए हैं। वो कहते हैं कि जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर की जो हकीकी तस्वीर वो सैयद अली गिलानी थे, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी समझौते के बगैर गुजारी। एक बंदा बीमार है, बूढ़ा है, जेल में है, वो घर भी जेल ही है, जिस घर में उन्हें वो भी हाउस, वो जेल ही है, जिस तरह की उनके साथ सख्तियाँ, लेकिन वो अपने अज़म पे खड़े रहे। और वो वादी में, जिस वादी में वो सांस लेते थे, वो वादी, जिस वादी में वो आज़ादी की ख्वाहिश का सांस लेते थे, अब वो सांसें उस फिज़ा का हिस्सा बन गई हैं। फिर वो कहते हैं कि कश्मीर की आज़ादी और आलमी दुनिया की जो मदद है वो अब इस तरफ आनी चाहिए, और उन्होंने अली गिलानी साहब ने बड़े तरीके से पूरी दुनिया को इस तरफ रागिब किया। योर टेक सर। देखिए, एक पुरअमन सियासी जद्दोजहद जो है ना, ये जो अदारिया है डी न्यूज़ का जो आपने पढ़ा है, बुनियादी तौर पर 2 इंडिकेशन दे रहा है। एक इंडिकेशन ये दे रहा है कि कोई लोग अगर ये समझ रहे हैं कि सैयद अली गिलानी के बाद कश्मीर की आज़ादी की जो तहरीक है वो रुक जाएगी, तो वो नहीं रुकेगी, ये चलता रहेगा, ये एक रवां दवा सिलसिला है, इसमें रुकना नहीं है। इसमें कई अली गिलानी पैदा होंगे, नए लोग आएंगे, नई नस्ल आएगी, वो इसको लीड करेगी और इसमें शिद्दत भी आएगी। लेकिन जो दूसरी बात है ना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो हम कहते हैं ना बार बार आलमी कुव्वतों की बहसी, और वज़ीर आज़म ने भी UN में जो खिताब करते हुए कहा था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी
अगर इस वक्त अंडरस्टैंड नहीं करेगी, सेंसिटाइज नहीं होगी, फाइनल एक्शन नहीं लेगी अगेंस्ट द इंडिया और मकबूजा कश्मीर में जो कुछ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, तो उसके फिर बड़े मुजरिम जो हैं वो सिर्फ भारत नहीं है बल्कि भारत के साथ साथ इंटरनेशनल फोर्सेस भी हैं। तो मेरा जो न्यूज़ ने जो बात की है दारिये के अंदर, वो ये कहा है कि अब टाइम आ गया है कि अली गिलानी की शहादत जो है वो ये इस बात का सबक देती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अपनी जिम्मेदारी अदा करे और कश्मीर के मामले में कोई रेजोल्यूशन निकाले, इंडिया पे दबाव डाले और ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो वहां पे हो रही है उसमें ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे। शफीक साहब, पूरी दुनिया में इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले भी काम हो रहा होगा, हम किसी को नहीं कहते, लेकिन इसके बाद एक बड़ी चेंज नज़र आई। वो ये आई कि कांग्रेस में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली के ऊपर एहतजाज हुआ, यूरोपीय यूनियन में हुआ, हाउस ऑफ लॉर्ड में हुआ, हाउस ऑफ कॉमन्स में हुआ। पूरी दुनिया के अंदर जो हमारी तंजीमें हैं, समाजी तंजीमें हैं, उन्होंने इंसानी हकूक़ की तंजीमें, उसमें आवाज़ बुलंद हुई। तो पाकिस्तान ने कश्मीर का केस तो अब अच्छी तरह अदालतों में ले गए। आप एक चीज़ भूल गए कि हमारी मौलाना फजल रहमान से जान छूट गई है। वो कश्मीर की बेटी में सांप बढ़ के बैठे थे और कुछ किया नहीं, बस अपना ही फ़ायदा किया है। और देखिए न्यूज़ का एडिटोरियल देख लें, तमाम अंग्रेजी अखबार का एडिटोरियल देख लें, इवन कि इंटरनेशनल अखबारों ने भी अली गिलानी को बहुत ज़्यादा कवरेज किया। इसका मतलब कितना बड़ा आदमी था। यानी उन्होंने अपना देखना वाशिंगटन पोस्ट या दूसरे अखबारों को तो इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है कि कितना बड़ा आदमी था। और हमारा मीडिया भी शुक्र है कि उन्होंने रियलाइज़ किया है कि अली गिलानी क्या था। और देसी लिबरल्स हैं हमारे, सलमान साहब बता रहे थे कि भाई ट्विटर पे ही कर रहे हैं। देसी लिबरल ने शफीक अवान का माय बेस्ट फ्रेंड का मजमून मसला पता है क्या, देसी लिबरल हर चीज़ को ना रिडिक्यूल करते हैं, हर चीज़ को उससे मिक्स कर देते हैं। तो भाई ये बहुत बड़े आदमी थे, हमारे तमाम अखबारात ने उसको अप्रिशिएट किया है और वो इनके अप्रिसिएशन से बड़े लीडर थे, बड़े लीडर। और ये जो जदोजहद है ना, जैसे सलमान साहब ने कहा, ये जदोजहद जारी रहेगी, रुकेगी नहीं। एक मशल आगे आगे पकड़ा गए अपने बच्चों को, यूथ को, तो इंशाल्लाह ताला मेरी और आपकी जिंदगी मुझे दुआ है कि कश्मीर आज़ाद हो, इसी तरह कश्मीर जावांगे। 3 नस्लों का जो है ये सफ़र है जो उन्होंने किया। शफीक को देसी लिबरल्स बहुत पसंद है, मैंने देखा है। ये जो एंटी पाकिस्तान बात करता है ना, वो लिबरल जो है, ये जो ब्राउन साहिबान है ना, नहीं मैं कह रहा हूं जब देसी लिबरल शरारतें करेंगे तो फिर शफीक अवान के अंदर का भी तो शरारती। अच्छा नहीं, मुझे एक बात बताएं, मैंने इनको रिडिक्यूल कर रहा था, मैंने उसकी क्लास ली है। ठीक है, अच्छा नहीं, मुझे एक बात बताएं कि ये सब ये जितने देसी लिबरल्स हैं, क्या इनके जिम्मे एक काम ये है कि जो पाकिस्तान की असास है, पाकिस्तान के नज़रियात हैं, पाकिस्तान के मुफादात हैं, पाकिस्तान से जुड़े इदारे हैं, उनके ऊपर तनकीद करना, ये ऐसे समझते हैं वो एक शेर है कि किस कदर एहतमाम करते हो, दिल दुखाना सवाब हो जैसे। मैं तो लिबरल जो है ना, जितने भी लिबरल्स हैं उनको मजमूई तौर पे नहीं कहता, इसमें बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने ये वतीरा बना लिया है कि वो जो है ना ऐसे सवालात को उठाएंगे जिससे फायदा जो है वो पाकिस्तान की बजाय किसी और को होगा, और वो सवालात उठाने की कोशिश की जाती है जो अमूमी तौर पे हिंदुस्तानी मीडिया हमारे खिलाफ उठा रहा होता है। बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल ये है कि ये भी चीजें, और देखिए ताने बाने कैसे जोड़ते हैं। मतलब सरदार अताउल्लाह मैंगल जो है बहुत बड़े सियासतदान थे, आपने भी उनको रिकग्नाइज किया, हम सब रिकग्नाइज कर रहे हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन है। अब उनको अब सैयद अली गिलानी के साथ जोड़कर देखने की बात करें कि जी पाकिस्तानी मीडिया को सिर्फ सैयद अली गिलानी की फिक्र पड़ी हुई है, मतलब ये बड़ी अजीबोगरीब जो हमारे जो है ना वो इम्पैक्ट ऑफ पर्सनालिटी जो है उसको भी तो देखना पड़ता है ना। अब सर मैं चल रहा हूँ रोजनामा दुनिया में रसूल बख्श रईस का कॉलम है, मैं उसके कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ शफीक साहब, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा। रसूल बख्श रईस साहब का कुछ पॉइंट है, वो कहते हैं कि अमेरिका को महज शिकस्त नहीं बल्कि हिज़ीमत का सामना करना पड़ा। तालिबान की फतह बेमिसाल है और मुज़ाहमत की वजह से एक अरसे उन्होंने जानों की कुर्बानियाँ दी और उसके बाद ये अच्छा फिर अब दुनिया ने पाकिस्तान पर मलबा डालने की कोशिश की, अब वो अपने हाथों से मलबा उठा रहे हैं। जो लोगों को पाकिस्तान ने अमेरिका वहाँ अफगानिस्तान से बाहिफाजत निकाला, आज वो खुद सल्यूट कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की वजह से हमारी जान बची। तो ये जो कॉलम है इसमें, लेकिन वो कहते हैं कि तालिबान को आने वाले दिनों में अपने पोजीशन को यकीनी बनाने के लिए अपने किरदार को साबित करना पड़ेगा। बिल्कुल, रसूल बख्श रईस साहब बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, चूँकि कॉलम बड़े पढ़े जाते हैं और बड़ा वो अपना सही लिखते हैं। आप देखें जो आपका अमेरिका है वो क्या वो चाहेगा कि भाई वहाँ पे कुछ अपना अफगानिस्तान में कुछ सुकून अमन हो। बिल्कुल ठीक। वो तो देखें ना, आप जैसे आपने जिक्र किया कि वो दाइश को अपने उसकी लड़ाई के लिए वहाँ वो दाखिल हो रहा है, तो भाई ये तो वहाँ एक और अपना अंदर प्रॉक्सी खड़ी कर देगा वो। बिल्कुल सही। और जिस तरह उन्होंने कॉलम में उन्होंने जिक्र किया है कि भाई
अब तालिबान को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने आगे दुनिया को लेकर कैसे चलना है। इन प्रोग्रामों में हम ये कहते रहे हैं कि अब वो अपनी लड़ाई से बाहर आ गए हैं, अमेरिका निकल गया है और बहुत बड़ी फतह है। 20 साल अफगानिस्तान रूस के और 20 साल 40 साल बाद जिन्होंने सड़कों पे खून बहा के आज़ादी ली हासिल की हो, तो उनको सलूट है। और अब उन्होंने ये उन्होंने जो इशारा दिया ना, जो उनका क्रैक है कि भाई अब इस आज़ादी को संभालें और सबको साथ लेके चलें। लेकिन ये जो अमेरिका की पसपाई है ना जी जी, और ये जो बहुत सी दुनिया में इस वक्त ज़ेरे बहस है कि इतनी बड़ी आलमी ताकत और 40 ममालिक की उनके साथ जो अलायंस था, उसकी अफगानिस्तान में नाकामी, उससे अमेरिका के अंदर और दुनिया यूरोप के अंदर एक शदीद रद्द-ए-अमल तो पाया जाता है इस बड़ी नाकामी का। अच्छा, उसी कॉन्टेक्स्ट में वो ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे ये एक मुज़ामत के साथ जुड़ी हुई ना, लेकिन मैं समझता हूँ जो डॉक्टर रसूल बख्श रईस ने जो जिस चीज़ को इंडिकेट किया ना, वो हम सब कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम तालिबान को एक मुस्तकबिल के कॉन्टेक्स्ट में एक डिफरेंट तालिबान देखना चाहते हैं, जो दुनिया के साथ अपने आप को जोड़े, दुनिया की ज़रूरतों के साथ जोड़े और उन तमाम इक़दामात को इंश्योर करे जो जिससे दुनिया के अंदर जो तालिबान के बारे में एक परसेप्शन पहले से मौजूद है उसको वो ब्रेक करें। और ये हुकूमत साजी से लेके ना हुकूमत करने तक, यानी हुक्मरानी के निज़ाम को चलाने तक हर चीज़ उनकी मॉनिटर हो रही है। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर रसूल बख्श रईस ने सही निशानदेही की है कि अब जब चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं तो तालिबान को ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ अपना किरदार अदा करना होगा। ये जो कल का टॉप ट्रेंड था वो वादी पंजशेर, जी वो आपने देखा ना जी, और उसमें गुफ्तगू हुई जो वहाँ पे मज़ाहमती चल। एक दिलचस्प जुमला है ये, मैंने अभी मुझे जहन में आया कि जो यूरोप है और अमेरिका है वो पंजशेर में जो तालिबान के सामने खड़े उनको मज़ाहमती ग्रुप कह रहे हैं कि जैसे को मज़ाहमत करने वाले लोग हैं और वो किसी इनकलाब का रास्ता रोकने के लिए हैं। देखिए जब अमेरिका की देखिए ये जो तालिबान ना, मेरी खुशफहमी हो सकती है, लेकिन मैं हमेशा आपका शागिर्द हूँ, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को देखता हूँ कि ये जो अपना इन्वेजन था ना इस पे अफगानिस्तान पे, ये तालिबान की बदौलत पूरा नेटो अमेरिका का आखिरी इन्वेजन था। बिल्कुल उन्हें सबक मिल गया है कि भाई अगर अपना किसी मुल्क में रेड करोगे तो फिर भाई तालिबान जैसे लोग सामने आएंगे। और ये जो मुज़ामत है ना, इससे बड़ी मुज़ामत तालिबान ने फेस की है ना अमेरिका और उनके 40 ममालिक की, ये मुज़ामत कितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। देखिए बात ये है कि हमारे लोग जो है ना वो एक रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं ना कि कहीं से तालिबान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएं। ये मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन इन मुश्किलात का हल भी तालिबान को निकालना है। आप याद रखिए तालिबान इस वक्त मुज़ामत नहीं कर रहे, तालिबान अब हुकूमत के अंदर है, और जब आप हुकूमत में होते हैं तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप ज्यादा जिम्मेदारी के साथ उन मामलात को हल करें जो डिस्प्यूट इशूज हैं और उससे अपनी हुकूमत को ज्यादा मजबूत करें। बहुत शुक्रिया शफीक साहब और सलमान साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। एक अच्छी खबर आपसे शेयर करता चलूँ कि पाक ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्क की तारीख में बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम मुश्किल वक्त से निकल रहे हैं, तकलीफ़ों से निकल के हम एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वो थोड़ा सा सफ़र है, ये रह गया है, और ख़ुद अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया है और कुरान पाक में फ़रमाया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो कौमें वही कामयाब होती हैं जो मुश्किलात के अंदर साबित कदम रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम मुआशी गर्दाब से निकल रहे हैं, और वो वक्त दूर नहीं जब चीज़ें बेहतर होंगी और बहुत बेहतर होंगी। हम इस उम्मीद और इस दुआ के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा अपने अमान में रखे, दुश्मनों की नज़र से बचाए, और हम जल्द अज जल्द जो हमारे इर्द गिर्द मुश्किलात हैं माजी के हुक्मरानों की गलतियों की वजह से जो पैदा हुई उनसे निकल सके। इंशाल्लाह सोमवार को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।